ओके बेटा, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे एंड आवर चैप्टर नंबर 1 इज एक्चुअली द होम्योस्टैसिस. Our first chapter is actually the homeostasis. Got it? और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसका बॉटनी पार्ट कवर किया हुआ है, और फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी पार्ट कवर करने के बाद नेक्स्ट जो है वो ज़ूलॉजी का पार्ट यहाँ पर आपके पास बचता है. और होम्योस्टैसिस को सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कवर करें आपके साथ. सो व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली द होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस है क्या? होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? इंटरनल बैलेंस, इंटरनल बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी. एक सेकेंड बेटा, पॉज कीजिएगा. हेलो हेलो, अच्छा मैं क्लास के अंदर बस फ्री होने के 40 मिनट से मैं कॉल करता हूँ. ठीक है, क्लास में बताता हूँ. ओके ओके अच्छा, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस बिकॉज देयर वाज माय बेस्ट फ्रेंड एंड दो लोग हैं जिनकी मैं कॉल कभी भी नहीं काटता. द वन इज़ माय मदर एंड फादर एंड द सेकंड वन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, दैट इज़ जोसेफा. ही इज़ फ्रॉम शिकागो एक्चुअली, तो बहुत मुश्किल से वैसी बात हो पाती है. खैर, इंटरनल बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी with respect to the external environment, with respect to external environment. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहले हम इसको समझते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज अगर आप एक सेल को कंसीडर करें, अगर आप एक सेल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर आपको पता है कि साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है. साइटोसोल कह लीजिए या साइटोप्लाज्म कह लीजिए. एंड साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक सॉल्वेंट मौजूद है जिसके अंदर तमाम चीज़ें हल हैं. सिंपली आप कह लें कि सॉल्यूशन. आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, सेल सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड सेल सॉल्यूशन. सेल के अंदर जो बेसिकली सॉल्यूशन होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसे ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है. अब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर 3 सेल्स ड्रॉ कर दिए, चौथा भी सेल ड्रॉ कर दिया, इन सब के अंदर ये न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पर जो सेल के बाहर जिस हिस्से को मैं कलर कर रहा हूँ, ये इस सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर होता है. सही है, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर होता है. ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर होता है और इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सही है, अगेन इट इज अ फ्लूइड. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक सॉल्यूशन मौजूद होगा एंड दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट. तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज साइटोप्लाज्म और सेल सॉल्यूशन. साइटोप्लाज्म या फिर जो सेल सॉल्यूशन है इसकी एक कॉन्सेंट्रेशन है. अब कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जब डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी. ठीक है, और सेल के बाहर एक कॉन्सेंट्रेशन है. सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी भी अपनी एक कॉन्सेंट्रेशन है.
सही है। अब लेट सपोज मान लो कि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है, उसकी जो मोलैरिटी है वो है 1 मोलर, और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है लेट सपोज उसकी जो मोलैरिटी है बेटा, सही है, उसकी जो मोलैरिटी है मान लो वो है 1.2 मोलर। तो जब तक सेल के अंदर का सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर रहे और सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1.2 मोलर रहे, और नॉर्मल स्टेट में बॉडी हो, जब जिस स्टेट में बॉडी हो नॉर्मल स्टेट में, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल कंसंट्रेशंस हैं इस बॉडी के एनवायरनमेंट की, कि इसके सेल के सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर और इसके सेल के बाहर के सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1.2 मोलर हमेशा होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टेट है बॉडी की। और जब नॉर्मल स्टेट बॉडी में मेंटेन हो तो उसके अंदर जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने से मतलब उसके सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, सही है, अभी मैंने एक मिसाल दी आपको, अभी मैं आपको इंटरनल बैलेंस मजीद डीपली समझाऊंगा। अभी ये इंटरनल बैलेंस की बात हो रही है। इंटरनल बैलेंस स्टेट से क्या मुराद है, सही है, बॉडी के अंदर इंटरनल बैलेंस स्टेट से क्या मुराद है। इंटरनल बैलेंस स्टेट का मतलब होता है बेटा सबसे पहला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, टेम्परेचर, दूसरी चीज होती है टेम्परेचर, और तीसरी चीज होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर बॉडी में सॉल्यूट सॉल्वेंट बैलेंस्ड है, टेम्परेचर बैलेंस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना फॉर्म हो रहा है उतना एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है बॉडी से, सही है, तो इसका मतलब एक्सक्रीशन भी बैलेंस्ड है। तो जब बॉडी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बैलेंस्ड हो, बॉडी में टेम्परेचर बैलेंस्ड हो, बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना फॉर्म हो रहा है, जितना निकलना चाहिए उतना निकल जा रहा है, और जितना रहना चाहिए बॉडी में उतना रह रहा है, जब ये सब कुछ बैलेंस्ड है बॉडी में, तो इट मीन्स के बॉडी जो है वो होम्योस्टैटिक स्टेट में, सही है। तो होम्योस्टैसिस का मतलब ये हुआ कि बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट। अब बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी में सॉल्यूट सॉल्वेंट और बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जब ये तीन चीजें बैलेंस हैं इट मीन्स के बॉडी में होम्योस्टैसिस बैलेंस्ड है। तो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी, द इंटरनल बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। अब एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीजें, जैसे फैक्टर्स आप लोग पढ़ते हो ना, जिस पर कोई भी प्रॉपर्टी जिन चीजों पर डिपेंड करती है तो उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। इसी तरीके से एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स एक ही चीज है। अब बॉडी में एक हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टैसिस, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है, सही है, उन, अब इंटरनल इन्वायरमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और एक्सक्रीशन के ऊपर। तो एस्पेक्ट्स क्या क्या हो गए, नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एंड नंबर 3 एक्सक्रीशन, नंबर 3 एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, सही है, ये वो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जिस पर होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी डिपेंड करती है। अगर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन है, थर्मो रेगुलेशन मेंटेन है, एक्सक्रीशन बॉडी में मेंटेन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन है। और अगर बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ गई, थर्मो रेगुलेशन बिगड़ गई, एक्सक्रीशन बिगड़ गई, सो वी विल स्टेट के बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं है। ठीक है, बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या मोबाइल में पिक्चर ले लीजिए जल्दी से, सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मोबाइल में पिक्चर ले लीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड करें। मैंने वैसे आपके चैट पर भी इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भेज दिया है, मैसेज भेज दिया है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, और एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस को एक्सप्लेन करते हैं। तो एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग होम्योस्टैसिस या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, इनकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा,
سب سے پہلا فیکٹر کیا تھا بیٹا؟ سب سے پہلا فیکٹر ہم نے کہا آسمو ریگولیشن. یہ پہلا فیکٹر ہے. اگر یہ بیلنس ہے تو اس کا مطلب باڈی میں ہومیوسٹیسس بیلنس ہونے کے چانسز ہو گئے. صحیح ہے. تھرمو ریگولیشن بھی بیلنس, ایکسکریشن بھی بیلنس, تو باڈی میں سب کچھ بیلنس کنسیڈر ہوتا ہے. تو آسمو ریگولیشن کیا ہے؟ واٹ از مین بائی آسمو ریگولیشن؟ مینٹیننس آف solute and solvent. Maintenance of solute and solvent in our body. Maintenance of solute and solvent in our body is called اور یہ رک جا, بس زیادہ ٹائم نہیں ہے, 20 منٹ کی اور کلاس ہے, نکلتے ہیں. 20 منٹ کی اور کلاس ہے, پھر نکلتے. صحیح ہے. مینٹیننس آف سالوٹ اینڈ سالوینٹ ان آور باڈی از کالڈ آسمو ریگولیشن. مینٹیننس آف سالوٹ اینڈ سالوینٹ ان آور باڈی از کالڈ آسمو ریگولیشن. اب سالوٹ اینڈ سالوینٹ کی جب بات کی جا رہی ہے تو سالوٹ اینڈ سالوینٹ کسے کہا جاتا ہے؟ سالوٹ اینڈ سالوینٹ بیسکلی دا کمپوننٹس آف سولوشن ہے. سالوٹ اینڈ سالوینٹ جو ہے بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی سولوشن کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ کسی بھی سولوشن کے کیا ہوتے ہیں؟ کمپوننٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. سالوٹ اینڈ سالوینٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کسی بھی سولوشن کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اگر بات کی جا رہی ہے مینٹیننس آف سالوٹ اینڈ سالوینٹ ان آور باڈی, مینٹیننس آف سالوٹ اینڈ سالوینٹ ان آور باڈی از کالڈ آسمو ریگولیشن. مینٹیننس آف سالوٹ اینڈ سالوینٹ ان آور باڈی از کالڈ آسمو ریگولیشن. تو سالوٹ اینڈ سالوینٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ سالوٹ اینڈ سالوینٹ تو کیا ہوتے ہیں؟ کمپوننٹس آف سولوشن ہوتے ہیں. سالوٹ اینڈ سالوینٹ تو کیا ہوتے ہیں؟ کمپوننٹس آف سولوشن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب مینٹیننس آف انٹرنل باڈی سولوشن کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. مینٹیننس آف انٹرنل باڈی سولوشن کی بات ہو رہی ہے. اب سولوشن دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, سالوٹ پر اور سالوینٹ پر. تو دونوں چیزیں مینٹین ہونی چاہیے ہر حال میں. جیسے کہ اگر فور ایگزامپل میں ایک سیل کی بات کرتا ہوں آپ سے دوبارہ. اب اس سیل کے اندر لیٹ سپوز ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو سالوینٹ ہے, لیٹ سپوز یہاں پر جو سالوینٹ ہے وہ 1 لیٹر ہے. لیٹ سپوز یہاں پر جو سالوینٹ ہے وہ 1 لیٹر ہے, اور جو سالوٹ ہے, سالوٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 1 مول ہے. سالوٹ جو ہے وہ 1 مول ہے. تو اگر میں اس سیل کے اندر جو سولوشن ہے, اس سیل کے اندر جو سولوشن ہے, مطلب چونکہ اس سیل کے اندر سالوٹ ہے اور وہ سالوینٹ میں ڈیزولو ہے, تو اس کا مطلب اس سیل کے اندر سولوشن موجود ہے. کیا موجود ہے بیٹا؟ اس سیل کے اندر سولوشن موجود ہے. سیل کے اندر سولوشن موجود ہے. اب یہ جو سولوشن ہے بیٹا, اس سولوشن کے اندر سالوٹ اور سالوینٹ کی کوانٹٹی آپ کو دے دی گئی ہے, اور وہ سالوٹ اور سالوینٹ کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ 1 مول سالوٹ کی کوانٹٹی ہے اور 1 لیٹر سالوینٹ کی کوانٹٹی ہے. تو اگر میں اس سیل کے اندر کنسنٹریشن نکالوں گا, مولیرٹی نکالوں گا, تو نمبر آف مولز کو میں ڈیوائڈ کر دوں گا والیوم آف سولوشن سے. صحیح ہے. اب نمبر آف مولز کو میں ڈیوائڈ کر دوں گا جب والیوم آف سولوشن سے, تو نمبر آف مولز کی ویلیو ہے 1 مول, اور والیوم آف سولوشن ہے بیٹا میرے پاس 1 لیٹر. تو مولیرٹی آ جائے گی میرے پاس 1 مولر. مولیرٹی آ جائے گی بیٹا میرے پاس 1 مولر. اب اگر لیٹ سپوز اس سیل کے اندر واٹر فل اپ ہو جائے, اس سیل کے اندر پانی بھر جائے, اور پانی تقریباً بھر کے اس سیل کے اندر لیٹ سپوز اس سیل کے اندر پانی بھر کر کتنا ہو جائے بیٹا؟ 2 لیٹر ہو جائے. کتنا ہو جائے؟ لیٹ سپوز 2 لیٹر اگر ہو جائے, تو اب اگر ہم مولیرٹی نکالیں گے اس سیل کے اندر سولوشن کی, تو ٹوٹل میرے پاس کتنے مولز ہیں؟ 1 مول. لیکن اب والیوم آف سولوینٹ کتنا ہو گیا؟ وہ میرے پاس ہو گیا 2 لیٹر.
तो अब इसी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हो गई 0.5 मोलर। तो अगर मेरे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन थी 1 मोलर और अब कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.5 मोलर, कितनी हो गई कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, तो ये एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये क्या है बेटा, एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जो एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है, ये सेल अब होम्योस्टैटिक स्टेट में नहीं है, ये सेल के अंदर अब होम्योस्टेसिस नहीं है, ये सेल के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो अब बैलेंस नहीं है। ये कब बैलेंस होगा, जब दोबारा से इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए, दोबारा से 1 मोलर। तो अब ये कैसे होगा, द क्वेश्चन अराइज के दोबारा से ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का बैलेंस है ये कैसे दोबारा से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बैलेंस दोबारा से बैलेंस हो जाए और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, ये कैसे होगा, खुद ब खुद होगा। बॉडी के अंदर तमाम चीजों को नोट डाउन करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है, बॉडी के अंदर तमाम चीजों को नोट डाउन करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है और उस सिस्टम का नाम होता है बेटा फीडबैक सिस्टम। उस सिस्टम का नाम होता है फीडबैक सिस्टम। अब आपने ये देखा कि सेल के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन थी 1 मोलर और यहां पर सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ गई, बाहर से पानी जो है वो इस सेल में दाखिल हो गया और जब इस सेल में पानी दाखिल होकर कितना हो गया जी, पहले से बढ़कर 1 लीटर से 2 लीटर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तब्दील हो गई और जब इंटरनल इन्वायरमेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब एक कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन डिस्टर्ब हो गया। तो इस ऑस्मोरेगुलेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो कौन बैलेंस करेगा इसको, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, इसको नोट डाउन कौन करेगा, इसको नोट डाउन करता है एक सिस्टम जिसका नाम है फीडबैक सिस्टम। इसका नाम क्या है, फीडबैक सिस्टम। सो व्हाट इज मीन बाय फीडबैक सिस्टम, check and balance system. What is feedback system? Check and balanced system of body. Check and balanced system of the body called feedback system. Check and balance system of the body is called feedback system. इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में अगर होम्योस्टेसिस जब भी डिस्टर्ब होती है, जैसे लेट सपोज अभी मैंने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशन, और इस ऑस्मोरेगुलेशन में हम देखते हैं बॉडी में किस चीज की बैलेंसिंग, सॉल्यूट की बैलेंसिंग और किस चीज की बैलेंसिंग, सॉल्वेंट की बैलेंसिंग। इन दो चीजों की बैलेंसिंग हम देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये बेसिकली क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। ये किसके कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। और सेल के अंदर एक सॉल्यूशन की मैंने नॉर्मल स्टेट निकाली और नॉर्मल स्टेट में जो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी निकल रही थी वो कितनी निकल रही थी बेटा, 1 मोलर निकल रही थी, ठीक है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मदद से मैंने सेल में कंसंट्रेशन निकाली सेल सॉल्यूशन की, वो निकली 1 मोलर। पानी जब सेल में दाखिल हो गया, सही है, दाखिल होने के बाद सेल की मोलैरिटी हो गई, सेल की कंसंट्रेशन हो गई 0.5 मोलर, तो ये नॉर्मल से हट गई। अब इसको वापस नॉर्मल करना है तो कौन करेगा नॉर्मल, बॉडी के अंदर कैसे ये नॉर्मल होगा, बॉडी में कैसे पता लगेगा बॉडी को कि जी ये चीज अब नॉर्मल हो गई है, तो चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस करने वाला जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम, जिसका काम ही यही होता है कि बॉडी में कुछ भी बिगड़ जाए, बॉडी में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, बॉडी में कुछ भी बिगड़ जाए, सही है, तो उसको नोट डाउन करके वापस अपनी जगह पर लाना, सही है। बॉडी में कोई भी चीज बिगड़ जाए उसको वापस अपनी जगह पर लेकर आना। पहले तो ये नोट करना बिगड़ा क्या है, फिर ये नोट करना कितना बिगड़ा है, फिर ये नोट करना बिगड़ा कैसे है, और फिर ये करना कि भाई उसको वापस अपनी जगह पर लाना। तो ये सिस्टम कौन सा होता है, फीडबैक सिस्टम। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम। What is mean by the feedback system? What is mean by the feedback system? अभी मैंने पढ़ा कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, check and balance system of the body called feedback system.
Second balance system of the body is called feedback system. अब चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि ये बॉडी में हर चीज को चेक करेगा. कब चेक करेगा? जब वो नॉर्मल से हटने लग जाएगी तब. सही है. जब बॉडी में कोई भी चीज नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल की तरफ जाने लग जाएगी, ये सिस्टम उसको क्या करेगा? नोट डाउन करेगा और उसको वापस क्या करेगा? बैलेंस करेगा. इसके दो काम है, सिर्फ चेक ही नहीं करना बल्कि बैलेंस भी करना. बैलेंस भी करेगा. अब कैसे चेक करता है, कैसे बैलेंस करता है, किस तरीके से करता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम? नंबर 1, रिसेप्टर्स. एज आई एक्सप्लेन के फीडबैक सिस्टम जो है उसका क्या काम है? पहले चेक करना और चेक करके जो चीज अपने नॉर्मल लिमिट से हट गई है उसको वापस बैलेंस करना. तो पहले चेक करना जरूरी है. चेक करने के लिए डिटेक्शन जरूरी है. चेक करने के लिए डिटेक्शन जरूरी है. पहले हम ये डिटेक्ट करेंगे. सही है. फीडबैक सिस्टम क्या करेगा? पहले डिटेक्ट करेगा कि आया क्या चीज खराब हुई है, क्या चीज अपने नॉर्मल लिमिट से हटी है, क्या चीज बिगड़ी है. तो वो कैसे चेक करेगा? वो चेक करेगा रिसेप्टर्स की मदद से. किसकी मदद से? रिसेप्टर्स की मदद से. सही है. अब रिसेप्टर्स ने क्या किया? रिसेप्टर्स का काम होता है डिटेक्शन. रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? डिटेक्शन. ये डिटेक्ट करेंगे कि आया खराबी किस में आई है, ये डिटेक्ट करेंगे कि आया एबनॉर्मल क्या चीज हुई है, ये डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी चीज अपने नॉर्मल लिमिट से हटी है. उसके बाद रिसेप्टर्स डिटेक्ट करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद क्या आया, तब्दीली क्या आई है, खराबी क्या आई है, चेंजेस क्या आई है, कौन सी चीज अपने नॉर्मल लिमिट से हटी है. उसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद वो हवाले कर देंगे जो भी उन्होंने सिग्नल नोट डाउन किया है, जो भी उन्होंने मैसेज रिसीव किया है, जो भी उन्होंने डिटेक्शन की है, वो हवाले कर देंगे सेंसरी न्यूरॉन को. तो फीडबैक सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? रिसेप्टर ने जो भी चीज डिटेक्ट की है, ये सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को जो कि रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया है, जो भी चेंज आया है बॉडी में रिसेप्टर ने उसको जो डिटेक्ट किया है, ये सेंसरी न्यूरॉन उस डिटेक्ट की हुई चीज को पहुंचा देगा. सही है. सेंड कर देगा. किसको सेंड कर देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फीडबैक सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट मौजूद होता है बेटा, और वो जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपके पास इंटर न्यूरॉन. वो कौन है आपके पास? वो है इंटर न्यूरॉन. अब ये तीसरा कंपोनेंट है फीडबैक सिस्टम का. सबसे पहले रिसेप्टर ने ये नोट किया कि बॉडी में क्या खराबी आई है, और जो खराबी आई है उसको नोट करके सेंसरी न्यूरॉन के हवाले कर दिया. सेंसरी न्यूरॉन ने उस मैसेज को पहुंचा दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. वहां फीडबैक सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट मौजूद है, दैट इज इंटर न्यूरॉन. और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन करता है इंटीग्रेशन. इंटर न्यूरॉन करता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है सॉल्व आउट द गिवन प्रॉब्लम. इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन निकालना. सही है. जो भी प्रॉब्लम आई है उसका क्या निकालना? सॉल्यूशन निकालना. ठीक है. जैसे लेट सपोज सेल के अंदर अभी पीछे प्रॉब्लम ये थी हमारे पास. सेल में प्रॉब्लम क्या थी कि सेल की जो कंसंट्रेशन है वो एबनॉर्मल हो गई है. कैसे एबनॉर्मल हो गई है? सेल के अंदर जो वाटर का लेवल है वो बढ़ गया. तो अब उस वाटर को निकालकर बाहर वापस भेजना है. उस वाटर को निकालकर वापस बाहर भेजना है. जब वो वाटर निकलकर बाहर चला जाएगा बॉडी से, वापस चला जाएगा बॉडी से, सो वी विल कंसीडर कि जो बॉडी है वो दोबारा से नॉर्मल हो गई है. तो इंटर न्यूरॉन का क्या काम है? सॉल्यूशन करना. सॉल्यूशन करना. जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना. जो भी प्रॉब्लम पेश आई है उसको सॉल्व करना. अभी प्रॉब्लम ये आई है कि सेल के अंदर पानी भर गया, तो उस पानी को बाहर निकाला जाएगा. तो इंटर न्यूरॉन पानी को बाहर निकालने के हवाले से मैसेज भेज देगा कि भाई पानी को बाहर निकालो. सेल को मैसेज देगा कि भाई पानी को बाहर निकाल दो. इसने हुक्म जारी कर दिया कि भाई सेल के अंदर जो पानी आया है ये पानी निकलकर बाहर चला जाना चाहिए. ठीक है. तो अब ये मैसेज वहां से कोई लेकर तो आएगा. कौन लेकर आएगा भाई? चौथा कंपोनेंट होता है
फीडबैक सिस्टम का बेटा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन का काम यह है कि जो भी कमांड इसको दिया गया है इंटर न्यूरॉन की तरफ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद इंटर न्यूरॉन की तरफ से जो भी कमांड दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है, सही है, उस सॉल्यूशन को ये मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, उसको पहुंचाएगा। मोटर न्यूरॉन उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पहुंचाएगा। किसके पास पहुंचाएगा कि भाई ये सॉल्यूशन है, किसको बताएगा कि ये सॉल्यूशन है भाई? आखिरी कंपोनेंट, दैट इज द रिस्पॉन्स एरिया, रिस्पॉन्स एरिया। अब मैं आपको बता, अब रिस्पॉन्स एरिया क्या करेगा? उसको मिल गया सॉल्यूशन के मेरे पास जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम क्या है भाई? वो प्रॉब्लम ये थी भाई, अब जैसे सेल में पानी भर गया था, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया सेल में पानी भर गया। अब इस डिटेक्टेड सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन के हवाले कर दिया कि भाई जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताओ कि सेल में पानी भर चुका है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन ने उसका सॉल्यूशन पेश कर दिया कि जी सेल से पानी वापस बाहर निकाल दो। अब उधर से इस सिग्नल को, इस मैसेज को जो इंटर न्यूरॉन ने मैसेज दिया है कि सेल से पानी वापस बाहर निकाल दो, तो इंटर न्यूरॉन से इस मैसेज को उस सेल तक लेकर के भी आना है। तो कौन लेकर आएगा भाई? मोटर न्यूरॉन, सही है। तो लेट सपोज सबसे पहले क्या था भाई, आपके पास रिसेप्टर था। अब इसकी एक और एक मिसाल है, इसकी एक और एक मिसाल ये कि आपका जो हाथ है, ठीक है, इस पर एक पिन प्रिक की गई, एक सुई चुभाई गई। आपके उस हैंड के उस एरिया में जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया कि जी पिन प्रिक की गई है। और उन्होंने जो भी डिटेक्ट किया है कि भाई इस जगह पर पिन प्रिक हुई है, इस जगह पर चोट लग रही है, तो जो भी उन्होंने नोट डाउन किया है वो उस मैसेज को दे देंगे सेंसरी न्यूरॉन को, और सेंसरी न्यूरॉन तेजी से इस मैसेज को ले जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स को बताएगा भाई बॉडी में इस एरिया में पिन प्रिक की जा रही है, सही है, बॉडी में इस एरिया में पिन प्रिक की जा रही, प्रॉब्लम पेश कर दिया भाई। सेंसरी न्यूरॉन ने उस प्रॉब्लम को लाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन के हवाले कर दिया, जो उसने नोट किया है किससे लिया है भाई? रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स ने नोट किया भाई हैंड में पिन प्रिक की गई है, रिसेप्टर्स ने डिटेक्शन कर ली कि पिन प्रिक की गई है, सेंसरी न्यूरॉन को बता दिया भाई इस जगह पर पिन प्रिक की गई है, जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचा दो और बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने इसका जवाब ये निकाला कि भाई हाथ को हटा लो, तो ये उस जगह से हाथ को रिमूव कर लो। तो अब ये जवाब बना दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन ने कि हाथ को हटा लेना चाहिए, सही है। अब हाथ को कौन लाकर ये बताएगा कि भाई हाथ पीछे करो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आया कि भाई हाथ को पीछे कर लो, ये कौन बताएगा? ये मोटर न्यूरॉन उस सॉल्यूशन को लाकर पेश कर देंगे हाथ को कि भाई हाथ पीछे कर लो, सही है। तो डिटेक्शन का काम कौन करता है? रिसेप्टर। और जो भी उसने डिटेक्शन की होती है, जो भी उसने डिटेक्ट किया होता है, वो डिटेक्शन करने के बाद उस डिटेक्टेड सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन के हवाले करता है। सेंसरी न्यूरॉन ले जाकर उस मैसेज को फेंकता है उठाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स को बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम आई है। इंटर न्यूरॉन उसका सॉल्यूशन निकालता है, और वो जो भी सॉल्यूशन निकालता है उस सॉल्यूशन को मोटर न्यूरॉन की मदद से वो पहुंचवा देता है रिस्पॉन्स एरिया में, और रिस्पॉन्स एरिया पे रिस्पॉन्स शो करता है। तो इसी तरीके से बॉडी में बेटा कोई भी चीज अगर इनबैलेंस्ड हो जाए, अनबैलेंस्ड हो जाए, कोई भी चीज अपने बैलेंस से हट जाए, तो वहां पर जो डिटेक्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन की मदद से उस प्रॉब्लम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका सॉल्यूशन निकालकर मोटर न्यूरॉन के जरिए से रिस्पॉन्स एरिया तक पहुंचा देता है, और रिस्पॉन्स एरिया जो प्रॉब्लम आई होती है उसका सॉल्यूशन करके अपनी नॉर्मल स्टेट को वापस गेन कर लेता है, सही है। सो चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से हमने डिस्कशन किया। अभी से मैंने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अवर बॉडी इज नेसेसरी। Maintenance of solute and solvent in our body is necessary, and maintenance of solute and solvent in our body is called osmoregulation. अगर बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बैलेंस है तो मतलब एक एस्पेक्ट होम्योस्टेसिस का बॉडी में मेंटेन है, और वो कौन सा एस्पेक्ट है? वो है होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन।
اگر آسمو ریگولیشن جو کہ ہومیوسٹیسس کا ایک اسپیکٹ ہے، یہ اگر بیلنس ہے، اس کو بیلنس کون رکھے گا؟ فیڈ بیک سسٹم اس کو ہر وقت باڈی کے اندر بیلنس رکھے گا. اور اگر یہ باڈی میں بیلنس ہے، اور اگر یہ باڈی میں بیلنس ہے تو اس کا مطلب باڈی کے اندر جو ہومیوسٹیسس ہے اس میں سے ایک چیز بیلنس ہو گئی تو مطلب باڈی تھوڑی بہت بیلنس ہے، بقیہ دو چیزیں بھی اگر بیلنس ہو گئی تو اس کا مطلب باڈی کا انٹرنل اسٹیٹ بیلنس ہے، مطلب باڈی ہومیوسٹیٹک اسٹیٹ میں ہے. اگر آسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن یا ایکسکریشن میں سے کوئی ایک بھی چیز بیلنس نہیں ہے تو مطلب باڈی کے اندر انٹرنل بیلنس نہیں ہے، باڈی میں ہومیوسٹیسس نہیں. آئی ہوپ سو کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کی کلاس ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، آج کی کلاس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. صحیح ہے، وہ آپ مجھ سے بعد میں اس کوشچن کو آپ پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کی بات کو سمجھ کر اس کا جو بھی جواب انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں. جزاک اللہ خیر بیٹا. نیکسٹ کلاس میں تب تک کے لیے دعا میں یاد